Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 12th English medium students. As you know, we are discussing the Bohr atomic model and we discuss the radius of nth orbit. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था, बोर की तीनों पोस्टुलेट स्टडी कर ली थी, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट भी डिस्कस कर लिया था. आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, यानी दूसरा डेरिवेशन होगा बोर के एटॉमिक मॉडल का. मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि इसमें कम से कम आपके 6 डेरिवेशंस हैं, उसमें दूसरा डेरिवेशन है वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट. ठीक है, तो देखते हैं. आइए वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट. जितनी भी हम पोस्टुलेट्स, जितना भी हम बोर का जो भी हम पढ़ते हैं, हमको हर एक डेरिवेशन में बोर की पोस्टुलेट्स की जरूरत पड़ती है. जिसमें से आप जानते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट थी, अकॉर्डिंग टू बोर फर्स्ट पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ and the centripetal force required for revolution is provided by Coulomb attraction force between electron and nucleus. तो देखिए, according to Bohr first postulate, Bohr first postulate के लिए mvn square upon rn equals to k jd square upon rn square. rn से rn कैंसिल, mvn square equals to k jd square upon rn. ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. अब आप लगाएंगे बोर की सेकंड पोस्टुलेट. अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, Bohr's second postulate. हाँ जी, बोर की सेकंड पोस्टुलेट क्या कहती है? बोर की सेकंड पोस्टुलेट कहती है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्किट में रिवॉल्व करता है जिनके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी mvr equals to nh/2π, mvn rn equals to nh/2π. इक्वेशन नंबर सेकंड, हमें vn की वैल्यू निकालनी है. आप देखिए, आपके पास जितने भी तरीके हों आप कैसे भी कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ देखने से पता चल रहा है कि हम इक्वेशन 1 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो शायद हमारा काम चल जाए. डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 में क्या है? mvn स्क्वायर अपॉन mvn rn बराबर, यहाँ कितना है आपका k jd स्क्वायर अपॉन rn, और इधर nh/2π. n से n कैंसिल, vn से vn कैंसिल, rn से rn कैंसिल. देखिए कितना इजी डेरिवेशन हुआ, एक ही स्टेप में vn की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. vn इक्वल्स टू k की जगह रख दीजिएगा, वो रख देंगे, चलिए बाद में, jd स्क्वायर 2π अपॉन nh. k यहाँ पर कूलॉम कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 1/4π एप्सिलॉन नॉट होती है. वैल्यू पुट कर दीजिए. vn बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट jd स्क्वायर 2π, और नीचे क्या आएगा? LH, और 2 पाई से ये 2 टाइम गया
और आपके पास जो निकल के आया है फॉर्मूले में उसे दोबारा यहाँ लिखना है, और वो निकल के आया है Vn बराबर जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, ये निकल के आया है। ये है वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, इक्वेशन नंबर 3। हियर आप कह सकते हैं फॉर एच एटम, हमारी जो कैलकुलेशन है वो हाइड्रोजन एटम के लिए होती है। फॉर एच एटम z इक्वल्स टू 1, तो Vn बराबर क्या आएगा, E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। E की जगह पे अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, H प्लैंक कांस्टेंट, हम वैल्यूज को पर यहां पुट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसकी वैल्यूज को, E इक्वल्स टू होगा 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 8.85 into 10 raised to power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, H इक्वल्स टू 6.6 into 10 raised to power minus 34 जूल into सेकेंड। अब ये सब वैल्यूज आप पुट कीजिए इसमें, 1.6 into 10 raised to power minus 19 का स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 10 raised to power minus 12, n हमें देखा जाएगा, जो दिया जाएगा 6.6 10 raised to power minus 34। इन सब को सॉल्व करने पर जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2.18 into 10 to the power 6 upon n in meter per second। ये है वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्बिट नंबर्स बदलते जाएंगे, उस हिसाब से आपकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। तो देखिए आइए, फॉर n इक्वल्स टू 1, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो V1 बराबर क्या आएगा, V1 बराबर 2.18 10 to the power 6 upon 1, और आंसर निकला 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फॉर n इक्वल्स टू 2, अगर n इक्वल्स टू 2 लेंगे तो V2 बराबर 2.18 10 to the power 6 upon 2 करेंगे 1.09 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और अगर फॉर n इक्वल्स टू 3 निकालेंगे, V3 इक्वल्स टू 2.18 into 10 to the power 6 upon 3.72 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, 0.726 आएगा। तो ये है, अगर हम रेशो निकालना चाहें V1 रेशो V2 रेशो V3, तो 1 रेशो 1/2 रेशो 1/3, ये वैल्यू आएगी आपकी। और इसमें आप एक बात ये भी देखिए कि जो nth ऑर्बिट में वेलोसिटी Vn आएगी वो V1 अपॉन n है, ठीक है ना, V1 अपॉन n। एक तो ये, दूसरी बात अपन जो सॉल्व करते हैं nth ऑर्बिट के लिए, इसमें ना देखिए यहां से आप एक बात और ये भी कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी होती है nth ऑर्बिट में Vn,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑर्बिट नंबर के। जितना बड़ा एटम होगा उतनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। और दूसरी बात एटॉमिक नंबर की दूसरी बात है Vn प्रोपोर्शनल टू 1/n, यानी कि जो वेलोसिटी लेंथ ऑर्बिट में है वो ऑर्बिट नंबर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे ऑर्बिट के नंबर बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो ये दूसरा डेरिवेशन था बोर के एटॉमिक मॉडल का। आई थिंक आपको ये आ गया होगा, कोई हार्ड नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं आई होगी। डेरिवेशन को आप 2 या 3 बार देखिए, फिर आप इसे कीजिए, आपको ये इजीली हो जाएगा, ऐसी कोई इसमें बात नहीं है। इसके बाद आगे देखिए आप, यहां एक छोटा सा टॉपिक आता है और वो है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्या होता है? इसको हम अल्फा से लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट। हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी वो भी कहां? पहले ऑर्बिट। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट में और लाइट की वेलोसिटी का जो रेशियो है उसको फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहेंगे। इसकी वैल्यू होती है 2.18 into 10 to the power 6 और C की वैल्यू होती है 3 into 10 to the power 8। इसको सॉल्व करने पर ये 1/137 आता है। इसको बहुत से टीचर नहीं बताते, बहुत से लोग इसको नहीं बताते हैं। एक्चुअली में ये कोई डेरिवेशन तो है नहीं है, ये तो जो अभी तक आपने पढ़ लिया हाइड्रोजन एटम के लिए उसी पर बेस्ड एक टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है। तो हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी और लाइट की स्पीड का जो रेशियो है उसी को हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। और इसकी ना तो कोई यूनिट होनी है और ना ही इसकी कोई डायमेंशन होनी है, बिकॉज ये एक रेशियो है, इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगी। ये आपका एक क्या है? रेशियो है और फिक्स वैल्यू है ये 1/137। ये फिक्स वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू आती है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? एक छोटी सी बात थी, ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए तीसरा डेरिवेशन जो है हमारा, तीसरा हमारा जो डेरिवेशन है वो है एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। काफी लेंथी सा डेरिवेशन है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी समझ में आ जाएगा। एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन यानी कि चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसमें दो तरह की एनर्जी होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी इन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी इन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। दो तरह की एनर्जी होती है और वो होती है कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये सब हम जानते हैं, ये बात हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कम से कम दो तरह की एनर्जी तो होनी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड तो उसमें दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
काइनेटिक एनर्जी को हम के ई से लिखते हैं और आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, लेकिन nth ऑर्बिट में लगाएगा तो हाफ एम वी एन स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर होती है, nth ऑर्बिट में लगाएगा तो वेलोसिटी कितनी रहेगी आपकी वी एन, हाफ एम वी एन स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, बोर की जो पहली पोस्टुलेट थी वो क्या कहती थी, वो ये कहती है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एंड सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो आप ये पढ़ चुके हैं एम वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर, आर एन से आर एन कैंसिल, और यहां पर आप एम वी एन स्क्वायर की जगह के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन सीधे पुट कर सकते हैं, सीधे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रही फिर आपकी हाफ, और इसकी जगह पे क्या आएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, यानी एक तरह से कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हो गई के जेड स्क्वायर अपॉन 2 आर एन। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, बहुत बढ़िया इक्वेशन है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है सुन लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी होती है सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होती है k q1 q2 अपॉन r। ये मैं आपको बता चुका हूं, कहां बताया था, जहां मैंने आपको क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ न्यूक्लियस समझाया था वहां ये बात बताई थी। और पोटेंशियल एनर्जी Pe बराबर होता है k q1 q2 अपॉन r, ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। k यहां कूलॉम कांस्टेंट है, वो तो ऐसे कैसे ही आएगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस ई, न्यूक्लियस पर चार्ज जेड ई, और रेडियस कितनी आई आर एन। तो क्या आंसर आएगा बताइए पोटेंशियल एनर्जी के लिए, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। देख लीजिए आप, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। वहां जब मैंने आपको क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ न्यूक्लियस कराया था ना, तो उसमें हमने यहां पर चार्ज 2e लिया था, क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल था, और अल्फा पार्टिकल पर तो चार्ज भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो Pe बराबर आया माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी होती है En बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को ही तो हम क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी। तो हम यहां वैल्यू पुट करते हैं, En बराबर के ई की जगह के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आर एन, और Pe की जगह माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। एलसीएम लीजिए कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 आर एन, एलसीएम आएगा 2 आर एन। तो En बराबर क्या आया, En बराबर आएगा के जेड ई स्क्वायर माइनस के 2 के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर माइनस 2 के जेड ई स्क्वायर। तो En बराबर निकला आपका माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आर एन। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 4 होगी, और ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 3 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। आप इन सब को अच्छी तरीके से देखिए। अपन इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 2 आर एन, 2 आर एन बाहर ले लेंगे तो के जेड ई स्क्वायर
माइनस के 2k/z² और En बराबर आया -k/z² ये वैल्यू आ रही है इक्वेशन नंबर 4 की। और ये इक्वेशन नंबर 4 जो है ना, ये आपकी टोटल एनर्जी है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की। हालांकि अब इसमें Rn की वैल्यू नहीं रखी है, K की वैल्यू नहीं रखी है, बट ये वैल्यू है। ठीक है, तो यहां तक मेरे को लगता है आपको कोई ऐसी परेशानी इसमें नहीं आई होगी। और आप एक बार फिर देख लीजिए इस चीज को कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv² और पोटेंशियल एनर्जी होती है k(q1q2/r)। तो उस वाले फॉर्मूले से हमने सारी वैल्यूज को पुट किया है और इसे सॉल्व करके ये वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हम इसे आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं। आपको यहाँ रेडियस की वैल्यू रखनी है Rn की। तो Rn बराबर क्या है? Rn बराबर था, आपने पढ़ा था ε0h²h² ये कल निकाला था। और आप इसे डबली श्योर भी हो सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अपन देख लेंगे एंड में, पर अभी इसको देखते हैं। ये वैल्यू होती है Rn की, तो अपन यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो En बराबर क्या आया? En बराबर -k ऊपर z²/2 और Rn की जगह ε0n²h² और ऊपर आएगा πmze²। और k बराबर कूलाम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0। तो En बराबर क्या आया? -1/4πε0 ze²। ठीक है, और πm इसको आप कर सकते हैं z²e4 कर लीजिए, πm और नीचे ε0n²h²। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ और ये आया आपका En बराबर -k m z² e4 ε0²n²h²। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक है, आप देख लीजिए और हम इसको एक बार बुक में चेक कर लेते हैं, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसमें जरा सी भी गलती होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। एक सेकंड हम इससे श्योर हो लेते हैं। हाँ जी, nth ऑर्बिट में वेलोसिटी है En बराबर -me4z²/8 आ रहा है सर नीचे। हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल 8 आना चाहिए। ये 2 यहाँ का, ये कहाँ गया? तो 8ε0²n²h²। ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू आई है 8ε0²n²h²। ये nth ऑर्बिट में आपकी वेलोसिटी आई है En, एनर्जी आई है, सॉरी nth ऑर्बिट में आपकी एनर्जी आई है। अब आप इन सब वैल्यूज की, इसकी सब वैल्यू पुट कीजिए। ये सारे, वैसे अपन जितनी भी हमारी कैलकुलेशन होती है वो हाइड्रोजन एटम के लिए होती है। तो देखिए फॉर H एटम बात चल रही है हाइड्रोजन एटम की, तो आप जानते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू होती है 1। ठीक है, Z इक्वल्स टू क्या होगा 1।
तो En बराबर क्या आएगा, जेड की जगह 1 कर देंगे तो माइनस के Me4, ठीक है। और नीचे क्या आएगा बताओ, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं m, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, E बराबर 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 रेज़ टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, H 6.6 10 रेज़ टू पावर -34 जूल इनटू सेकंड। हम ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, ठीक है। देखिए En बराबर, हाँ जी, n की जगह आएगा 9.1 10 टू द पावर -31, ठीक है, और E की जगह आएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 का क्या स्क्वायर, नहीं 4, और नीचे 8 आएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 10 रेज़ टू पावर -12 का स्क्वायर करना होगा इनटू n स्क्वायर, और h की जगह 6.6 10 रेज़ टू पावर -34 का स्क्वायर। ये सब सॉल्व करने पर, इस पूरी वैल्यूज को लिखने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन n स्क्वायर जूल में। लेकिन ये बहुत कम है, जब एनर्जी बहुत कम आती है ना जूल में, तो उसे जूल में लिखना कन्वीनियंट नहीं होता है, उसे फिर हम ईवी में यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 से डिवाइड देना होगा। तो देते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.18 10 टू द पावर -18 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 और नीचे n स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकलेगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी आएगी -13.6 अपॉन n स्क्वायर, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर हम n की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे और अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग वैल्यू को लिखते जाएंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट निकालना होगा तो n बराबर 1 करेंगे, वो हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल है। तो देख लीजिए आपकी एनर्जी आपको समझ में आ गई होगी, आई थिंक। बहुत तो ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, इजी टॉपिक है। तो आप आज के लिए इतना ही बहुत है। आप इतना लेक्चर आज देखिए और वीडियो को 2-3 बार देखा कीजिए, तभी आपको ये थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें, इसलिए वैसे तो ईजी है बट जब तक आप खुद लिख के नहीं देखेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आप इसे 2-2 3-3 बार खुद ही प्रैक्टिस करके लिख के करके देखिए। ओके, दैट्स ऑल।